बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर। मैं आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बोला है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप खुद से पढ़ें, आप हर एक चीज़ डबल कंफर्म करें एंड जो भी आपको डिसीजन लेना है आप मेरे कहने पे मत लें एंड आप अपना दिमाग लगाएं, अपने बड़ों से बात करें एंड तभी आप कोई भी डिसीजन लें। थैंक यू। नाउ विल बिगिन द वीडियो। दिस इज़ बाय फार दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माई लाइफ जो मैं लेने जा रहा हूँ। एंड क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, हर एक चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा हर एक चीज़ समझने के लिए कि क्या ये जो रिस्क है ये कैलकुलेटिव है या फिर ये मैं ऐसी हवा में कुछ भी कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरी पूरी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो नए आए हैं चैनल के ऊपर, मेरा नाम है ऋषभ बब्बर। मैं हम्बर कॉलेज के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहा हूँ एंड ड्यू टू कोविड जो है मैं 4 मंथ्स इंडिया में मैंने ऑनलाइन करा था एंड दिस इज़ माई फाइनल सेमेस्टर गोइंग ऑन। अगस्त में मेरा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद मेरे को कोऑप करनी है, कोऑप ढूंढनी है। इस वीडियो में बहुत कुछ है, मैं आपको अपना CRS स्कोर भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, हर एक छोटी से छोटी बात मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। Race all of these broken dreams in flight, and we'll fly. Oh, we'll fly. तो मैं नेक्स्ट कोर्स नहीं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे वापस इंडिया जाना पड़ जाएगा एंड मेरे को PR जो है वो नहीं लेनी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कनाडा आता है उसका मोटिव होता ही PR लेना है, तो ऑब्वियसली मेरा मोटिव भी PR लेना है एंड आई विल टेक इट। सो नाउ लेट्स बिगिन, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CRS स्कोर की। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि CRS स्कोर क्या होता है, बट जिनको नहीं पता है मैं ऊपर ऊपर से आपको बताया था। CRS स्कोर इज़ नथिंग बट कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स चाहिए इन ऑर्डर टू गिव यू परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। और वो पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेजर पॉइंट्स जो होते हैं एज के होते हैं, योर आइल्स एग्जाम एंड योर जॉब, योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर डिग्रीज जो आपने पढ़ाई करी है। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा मेन होते हैं एंड मेजर चंक ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं इन्हीं फैक्टर्स के होते हैं। एंड हर एक इंसान के जो पॉइंट्स है वो अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन वर्क एक्सपीरियंस, उनकी अपनी पढ़ाई एंड स्टफ लाइक दैट। सो अब मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो मैंने पढ़ाई करी है इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करी है एंड मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है ज़ीरो। मेरे पास इंडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कुछ टाइम तक जॉब करी थी, देन मैंने छोड़ दी थी जॉब 2 महीने बाद ही एंड उसके बाद मेरा कनाडा आने का प्लान बन गया था। तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया। मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन करी है IHM से, वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी है एंड दैट्स इट, वही है मेरे पास। आई एम अ फ्रेश एप्लीकेंट, तो क्या मेरा स्कोर बन पाएगा उतना? लेट्स सी एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट माई ओन पर्सनल CRS स्कोर कि मेरा CRS स्कोर एज ऑफ नाउ क्या बन रहा है। हाइपोथेटिकली हम कुछ कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा पोटेंशियल आइल्स का स्कोर कि मैं कितना स्कोर ला सकता हूँ एंड मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है बेस्ड ऑन माय एकेडमिक्स जो मैंने दिया था पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे, उसको भी मद्देनजर में मैं रखूँगा एंड मेरा स्कोर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ सी यू इन द CRS टूल ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। तो गूगल पे जाने के बाद हमारे को यहाँ पे टाइप करना है CRS कैलकुलेटर सिंपली एंड उसके बाद फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक कर लेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद एकदम नीचे चले जाना है हमारे को इस पेज के, यहाँ से हम डिटेल्स डालना शुरू कर देंगे। तो मैरिटल स्टेटस सिंगल है मेरा एंड उम्र मेरी 24 तक का मैं हो जाऊँगा जब मैं अप्लाई करूँगा फाइल। एंड लेवल ऑफ एजुकेशन ये ध्यान से देख लेना, यहाँ पे इंडियन डिग्री मैंने कर रखी है तो मैं उस हिसाब से डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन, 2 और मोर सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा और डिग्रीज, 1 मस्ट बी फॉर अ प्रोग्राम ऑफ 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स, राइट। ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये सेलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो यहाँ का है, यहाँ पे करेंगे येस हमारे पास है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने ओंटारियो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया है तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, 1 और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। उसके बाद ये आइल्स एग्ज़ाम का पूछ रहा है तो दिया है एंड यहाँ पे अब मैं अपने मार्क्स डालूंगा आइल्स एग्ज़ाम के कि क्या क्या हैं। तो स्पीकिंग में मैं 7 डाल रहा हूँ, लिस्निंग में मैं 8 डाल रहा हूँ एंड रीडिंग में मैं 7 to 7.5 की रेंज डाल रहा हूँ एंड राइटिंग में मैं 6.5 डाल रहा हूँ पहले। एंड इसके बाद अदर लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में। एंड अभी वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ये कनाडा का पूछ रहा है तो यहाँ पे हम 1 ईयर डाल देते हैं।
1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस डालने के बाद अब ये पूछ रहा है इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस। इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं। ये सारा का सारा जो है नो करना है, LMI PNP वगैरह का पूछेगा और स्पाउस वगैरह का है या नहीं। आपके केस में अगर एप्लीकेबल है तो आप देख लीजिए, बट यहाँ पे जनरली हम के सब नो ही करेंगे इन सब में। एंड अब हम स्कोर कैलकुलेट करके देखते हैं कि स्कोर क्या आ रहा है। तो स्कोर जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 459। अब हम एक बार राइटिंग में जो है 7 करके देखते हैं, बैंड जो देखते हैं स्कोर में कितना डिफरेंस आता है। तो अब हमने बैंड जो है वो 7 करा राइटिंग में। अब वापस से हम कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो स्कोर में फ़र्क आया है वो हो गया 467 पॉइंट्स। तो क्या ये जो मेरा पूरा का पूरा स्कोर निकल के आया है, क्या ये स्कोर इनफ है? क्या ये स्कोर मेरे को मेरा PR अचीव करवा देगा? इसके लिए हमारे को जो डिस्कस करना पड़ेगा वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी। आप में से बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा, बट स्टिल आई विल गिव अ ब्रीफ अबाउट द होल थिंग, व्हाट इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। आगे डिस्कशन करने से पहले हम एक चीज़ फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो मेरे पॉइंट्स बने थे, अगर मैं राइटिंग में 6.5 लेके आ रहा था तो मेरे पॉइंट्स बन रहे थे 459। एंड यही अगर मैं पुश करके अपना राइटिंग में 7 बैंड्स ले आता हूँ तो मेरा जो स्कोर बन रहा था वो मेरा बन रहा था 467 पॉइंट्स। तो द थिंग इज, राइटिंग के साथ मोस्टली सबको डिफिकल्टी आती है, इसीलिए मैंने जो स्कोर अपना कम लेके चला। एंड अकेडमिक्स में भी मेरा 6.5 ही आया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना स्कोर पहले जैसा ही लेकर चलता हूँ। द थिंग इसकी मुझे पता है मैं अगर थोड़े से और एफर्ट्स मारूंगा, मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करूंगा, मैं टिक के बैठ के ढंग से अगर मैं एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा तो मेरे राइटिंग में 7 बैंड्स भी आ जाएंगे। मुझे पता है मैंने अकेडमिक में कितना सीरियसली सब कुछ लिया था एंड तो मेरे बैंड्स कितने आ गए, बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारूंगा तो मेरे राइटिंग में 7 बैंड्स अचीव हो जाएंगे एंड मेरा जो CRS स्कोर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पूरी की पूरी चीज़ का जो रेलेवेंस है अब आपको पता लगेगा कि क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे CEC कैटेगरी के बारे में। अंडर CEC कैटेगरी, दैट इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको यहाँ पे मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स के लिए आपको काम करना है एंड 30 आवर्स पर वीक आपको काम करना है एंड 30 आवर्स पर वीक ही वो काउंट करते हैं। तो एक ईयर के अंदर होते हैं 52 वीक्स एंड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 को 52 से तो दैट कम्स अबाउट टू बी 1560 आवर्स। तो हमारे को 1560 घंटे पूरे करने होते हैं अंडर NOC कोड OA या फिर B के अंदर। तो ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है जो CEC कैटेगरी के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट डिमांड करती है कि आपके पास इन पर्टिकुलर जॉब सेगमेंट्स के अंदर NOC OA या B के अंदर आपके पास 1560 घंटे पूरे होने चाहिए इन द टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर। ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते के अंदर 100 घंटे मार रहे हैं, 70 घंटे मार रहे हैं तो आपने बहुत जल्दी कवर कर लिए अपने 1560 घंटे एंड यू आर गुड टू गो। नहीं, वो एक्स्ट्रा आवर्स जो है वो काउंट नहीं करेंगे। दिस इज रियली डिवाइडेड प्रॉपरली, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि आपको 1 वीक के अंदर 30 आवर्स ही काम करना है। तो 30 इंटू 52 वीक्स जो कि एक साल के अंदर होते हैं, दैट कम्स अबाउट टू बी 1560 आवर्स। तो ये है एक बेसिक चीज़ जो कैनेडियन गवर्नमेंट डिमांड करती है आपसे CEC कैटेगरी के अंदर। अब आप लोग बोले कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि जॉब वगैरह कैसे ढूंढे, हमारे पास तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी सिर्फ 1 साल का है, तो ये जॉब वगैरह का सीन एंड ये सब हम कैसे मैनेज कर इतने कम टाइम स्पैन के अंदर। तो अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा कोर्स खत्म होने के बाद जब हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना कोर्स, उसके बाद हमारे को 180 डेज का टाइम स्पैन मिलता है अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फाइल करने के लिए। उन 180 डेज में हम सिन पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई भी स्टेटस नहीं है कनाडा के अंदर, ना तो हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना ही हमने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अभी अप्लाई करा है। तो इस बीच में हम क्या कर सकते हैं, हम इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं एंड जो इंटर्नशिप्स यहाँ पे होती है वो होती है फ्री। तो आप कंपनी से पहले ही बात करके रखिए दैट इफ़ वी परफॉर्म गुड एंड इफ़ वी डू गुड कैन वी गेट अ जॉब इन योर कंपनी। आप उनसे बात करके रखें। आप कोशिश करें कि आपके रेफरेंसेस हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स, जो भी आप जिनसे ही बात कर सकते हैं यहाँ पे, आप कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं फिट इन हो जाए एंड आप जॉब हंट करें खतरनाक तरीके से। नाउ दिस वन इज़ ऑन यू कि आप कितना विगरसली एंड कितना आप जोश में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ना 180 डेज के अंदर जो है अपना NOC कोड B की जॉब वो अचीव कर लेते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप पहले 1 या 2 महीने के अंदर उस जॉब का है वो जुगाड़ कर लो। एंड ऐसा नहीं कि ये मिशन इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें जॉब ना मिले। क्यों नहीं मिलेगी यार, यहाँ पे जॉब्स हैं। इफ यू हैव द राइट स्किल सेट एंड अगर आपके पास नॉलेज है, थोड़े बहुत रेफरेंसेस भी हैं यहाँ पे, तो 180 डेज का टाइम स्पैन इज मोर देन इनफ फॉर यू टू फाइंड अ गुड जॉब। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है एंड आपका फाइनलाइज हो जाता है कि ओके दिस इज माई NOC कोड B एंड दिस इज नाउ सिक्योर्ड एंड आई हैव 1 जॉब, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं।
तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी, जिस दिन से आप अप्लाई करेंगे अप्लाइड स्टेटस के अंडर आपके जो घंटे हैं वो काउंट होने शुरू हो जाएंगे। जो 1560 घंटे हमें अचीव करने हैं वो आपके अप्लाइड स्टेटस के अंडर काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में क्या रहेगा कि जैसे ही आपने अप्लाई करा उस दिन से आपके हाथ में एक जॉब थी, तो उस टाइम से लेके जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव नहीं हो जाता आप अपनी जॉब जो है वो कर रहे होंगे अप्लाइड स्टेटस के अंदर ही। तो अब ये आपकी किस्मत है कि कितना टाइम लगाता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव होने में। अगर 1 महीना लगाता है, 2 महीना लगाता है, जितना लेट है उतना आपका फ़ायदा है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव होना। ठीक है, तो आप तब तक अपना जॉब करते रहें, अपने घंटे जो हैं वो पूरे करते रहें। अब हमारा जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर होने वाला है तो उसके 4 महीने पहले हम ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं। उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाने वाला अभी ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के बारे में, बट उसकी जो कंडीशंस होती हैं कि आपकी जॉब जो है वो चल रही होनी चाहिए, आपका जॉब जो है जो आवर्स हैं वो चलने चाहिए, आपने ऑलरेडी जो है अपनी फाइल लॉन्च कर दी है अपने पीआर के लिए, आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसके अंडर होती है कि आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट तभी फाइल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑप्शन कि आपके पास 1 साल का वर्क परमिट जो है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये चीज़ नहीं होती है तो यहाँ पे हम टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर रुक सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। एंड उस टाइम स्पैन में 1 ईयर में आई एक्सपेक्ट कि आप इतनी सेविंग्स तो कर ही लेंगे कि आप कुछ टाइम तक बियर कर सकते हैं अब उस 6 महीने खाली बैठना, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिस्ट वीज़ा पे यू कांट वर्क हेयर लीगली। तो कनाडा में रहते रहते ही आपका जो इन्विटेशन है कभी ना कभी आ जाएगा। अब ये कैसे आ जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। CEC कैटेगरी की जो कट ऑफ जा रही है उसका पैटर्न क्या है। तो मैंने पूरी की पूरी 1 साल इस साल के स्टार्टिंग से लेके जून तक का पूरा CEC का डेटा निकाला है कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है एंड वो कितनी डिक्लाइन हुई है कोविड की वजह से। एंड जो पैटर्न है ये मोर और लेस यही रहने वाला है। तो क्या जो मेरी कट ऑफ है वो उसके अंडर फॉल कर रही है या नहीं कर रही है, अब आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं आपको पिछले 1 साल का डेटा जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो बार है वो बिल्कुल गिरा है और गिरा ही है। एंड जो मेरा स्कोर जा रहा है वो बहुत इजीली फिट इन कर जाएगा किसी भी कट ऑफ में। अगर मैं थोड़ा सा और पुश करके अपना CLB9 अचीव कर लूँ तो और इजीली मैं फिट इन हो जाऊंगा CEC कैटेगरी के अंडर। तो यार क्यों मैं फेवर में नहीं हूँ कि मुझे अगला कोर्स नहीं लेना है एंड मेरे को मेरे 10 लाख रुपए बचाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है यार कि अभी कोविड की सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। कह रहे हैं कि इन पर्सन होगा बट पार्शियली इन पर्सन होगा, नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है। बट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस अब तक मैं जितना भी हम्बर के अंदर पढ़ चुका हूँ इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट यार। हर एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर है एंड उसके हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं जस्ट फॉर जूम कॉल्स, गूगल मीट्स एंड ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ने के लिए हम सीरियसली 10 लाख रुपए दे रहे हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट। एंड मेरे को नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल भी वाइब नहीं आ रही थी अपने अंदर से कि यार मेरे को वापस से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए इन अनदर कोर्स। एंड ना तो हम कैंपस जा रहे हैं, ना हम उनकी कोई फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, ना कोई लाइब्रेरी, ना कोई जिम, ना कोई सोशलाइजिंग कैंपस के अंदर, मतलब कैंपस का ज़ीरो यूज़ है। तो हम उनको तब भी ये लोग फीस वगैरह कम नहीं कर रहे हैं। एंड लिटरली 10 लाख रुपए तक की फ़ीस है साल की, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है एंड बहुत बड़ा अमाउंट है। एज आई हैव स्टार्टेड टू अर्न, यहाँ पे मेरी जॉब चल रही है एंड मेरे को पता है कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है वो पैसा कमाना। एंड बात यार एक बार को पैसे की भी नहीं है, बट अगर ऑप्शन है एंड अगर जो रिस्क है वो कैलकुलेटिव है तो मैं क्यों ना इस पूल के अंदर डुबकी मारूं। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई रिस्की गेम है ये, ऐसा होता है, पीपल डू दिस। एंड जो कट ऑफ है मैं उसके अंदर फॉल कर जाऊंगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ विद माई ओन प्रोफाइल दैट आई विल अचीव माई बैंड्स एंड जो है मेरे को जॉब मिल जाएगी। आप सभी को अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है, आप सभी को पता है कि क्या क्या सीन है आपके साथ। तो प्लीज़ एक सोच समझ के वाइज डिसीजन लेना। एंड जितने भी मेरे 12th क्लास के बाद आने की सोच रहे हैं दोस्त, तुम लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम 1 साल का कोर्स लो, क्योंकि आपके पास इंडिया के बैचलर्स के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आप टू बी ऑन अ सेफर साइड 2 साल का कोर्स ही लेकर चलना। एंड जितने भी मेरे बैचलर्स वाले दोस्त हैं जिन्होंने बैचलर्स कर रखी है इंडिया से, आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में, बट स्टिल at the end of the day it is your own decision, your own risk, your own money. So think wisely and do everything सोच समझ के एंड डिस्कस करके अपने बड़ों के साथ। मैंने आपको बस एक वे बताया है हाउ एवरीथिंग गोज एंड हाउ एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव। एंड हाँ, ये बोनस टिप है कि आप पहले से कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं जो आप रख लेना पहले से करवा के
एक है कि मैंने अपना WES करवा लिया है, जो कि होता है बेसिकली हमारे को इवैल्यूएट करवानी होती है हमारी इंडियन डिग्री। तो मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन वगैरह डाल दी है एंड मंथ और इन 2 जो है मेरा ECA होके आ जाएगा मेरी इंडियन डिग्री का। एंड ऑल्सो जो IELTS का एग्ज़ाम है, IELTS जनरल, वो मैं 1 या 2 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। कॉलेज खत्म होने के बाद देता हूँ या फिर इन बिटवीन ही मैं दे देता हूँ, वो मैं अभी देख लूँगा। बट IELTS जनरल का स्कोर भी आप अपना कॉलेज खत्म होने से पहले पहले आप हैंडी रख सकते हैं। जो हमारा वेस्ट है या फिर जो हम ECA करवाते हैं वो हमारा 5 ईयर्स तक वैलिड होता है एंड जो IELTS है वो हमारा 2 ईयर्स तक वैलिड होता है, बी इट अकेडमिक और बी इट जनरल। तो अगर तो आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड आप मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। इट्स @chef_who_lifts। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे Q&A वगैरह लेता रहता हूँ एंड यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको कुछ ना कुछ तरीके से ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी।